अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा सवाल जो है वो यहाँ पे आया हुआ है पोर्टल 5 फोर्सेस से। 14 मार्क्स का एक अच्छा भरा सवाल है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। एडवाइज विच सेगमेंट रिप्रेजेंट द मोस्ट वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर खालिद, ऑल्सो प्रोवाइड रीजंस फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है आपने आंसर का। B, for each force list three factors that influence its strength and also how each of these factors might have impacted the strength of that particular force in your recommended segment in A. अगेन हैंडआउट या बुक में जो हमारा टोटल 5 फोर्स का चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो 11 मार्क्स तो समझो इसमें स्ट्रेट प्लेट में दिए हैं, अगर आपको वो चीजें जहन में रिकॉल कर पा रहे हैं तो। और ए पार्ट भी मैं समझता हूँ बहुत ही आसान है, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप ये सवाल कर लेंगे। पोर्टर फाइव फोर्सेस का सवाल पढ़ेंगे। खालिद मसरूद खालिद एन एंटरप्रेन्योर विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस इज कीन टू एंटर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इंडस्ट्री। Although the EV industry is rapidly growing, Khalid is aware of the increasing competition with established companies leading the industry. To assess the potential of various segments in the EV industry, Khalid, with his risk-averse nature, conducts a Porter 5 forces analysis and construct the following table. रिस्क एवर्स कौन होता है? हाँ, शाहिद आफरीदी या मिसबाह उल हक? हाँ, रिस्क एवर्स कौन है? बाबर आजम या फखर जमान? कौन है रिस्क एवर्स? हाँ, बिल्कुल नहीं। रिस्क एवर्स चंदा, ये उल्टा बता रही हो, रिस्क सीकर बता रहे हो आप। एक होता है रिस्क सीकर, आपने शायद रिस्क सीकर बता दिया। एक होता है रिस्क एवर्स। हम्म। रिस्क सीकर वो होता है जो रिस्क को पसंद करता है, जो रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न ज्यादा होता है। पता है ना ये बात आपको? शाहिद आफरीदी हो गए, फखर जमान हो गए हमारे आज के करंट के दौर में। सही है। और एक तरफ होते हैं रिस्क एवर्स, बुजदिल डरपोक। ठीक है, वो कहते हैं रिस्क ज्यादा नहीं लेना हमने, रिस्क ज्यादा लिया तो डूब जाएंगे। मिसबाह उल हक की अप्रोच थी एक जमाने में। बस खैर उसको को सही से बेचारे, क्योंकि हमारी टीम का हाल ही ऐसा था कि वो ज्यादा एग्रेसिव पे जाती थी तो आउट जाती थी, ऑल आउट जाती थी, फिर वो बेचारे टुक टुक पे चले जाते थे इसीलिए मजबूरन। आज के दौर में बाबर आजम को भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो रिस्क बेस चल रहे होते हैं, बचा बचा के चल रहे होते हैं अपने आप को, तो ये रिस्क एवर्स कहा जाता है। खैर, अच्छा अब आगे चलते हैं। फोर्स वन, फोर्स टू, फोर्स थ्री, फोर्स फोर, फोर्स फाइव, पांचों फोर्स पे बात कर दी है। चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सेगमेंट का मतलब समझते हैं ना? सेगमेंट हमें पता है कि अब जैसे गारमेंट्स में जाएंगे, अगर आपने बोला जी मैं कपड़ों का काम करूंगा तो गारमेंट्स में बहुत सारे सेक्शन है ना, सेगमेंट्स है। लेडीज गारमेंट्स का अलग सेगमेंट्स है, मेंस का अलग सेगमेंट्स है, चिल्ड्रंस का अलग सेगमेंट्स है। ये बात समझ रहे हैं? फॉर्मल का अलग है, कैजुअल का अलग है। जे डॉट पे जाते हैं लोग कैजुअल पे काम नहीं करते, सारा फॉर्मल होता है उनका। रही ना, कुछ और पे जाते हैं आप, हर्ष पपीस तो नहीं, खैर कौन सा है वो कैजुअल पे काम करते हैं। हर्ष पपीस तो खैर उसके जूतों की दुकान है। तो कहने का मतलब है कि सेगमेंट अलग अलग होते हैं ना, तो इनको भी चार सेगमेंट बोले गए हैं कि जी आप वन पे जाएं या टू पे जाएं या थ्री पे जाएं या फोर पे जाएं, चारों का इन्होंने एनालिसिस कर दिया खुद से। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप चार्जिंग वाली एरिया पे जाएंगे, बैटरी की चार्जिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरी चार्जिंग पे जाएंगे, तो उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है, बार्गेनिंग पावर लो है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बाय हाई, कंपेटिटिव रेवेन्यू हाई। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके लिए फेवरेबल क्या है? थ्रेट ऑफ एंट्रेंस न्यू लो है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? थ्रेट लो है, लो थ्रेट होना अच्छी बात है या हाई थ्रेट होना अच्छी बात है? प्लीज यार, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें वो भी ये जरा जो है ना सवाल अपने जहन में लेके आए। क्या होना, लो होना अच्छी बात है या हाई होना अच्छी बात है? थ्रेट का, थ्रेट मीन्स खतरा, उर्दू तर्जुमा अगर मैं करूं, रिस्क। लो होना अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा शायद आपने। सही कह रहे हैं तला आप, सही कह रहे हैं सबा अभी। हाँ, बाकी सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि आप सही कह रहे हैं कि ये लो होना अच्छी बात है, लो होना अच्छी बात है, लो होना अच्छी बात है। तो यहाँ पे तीन लो है, ठीक है। दूसरे सेगमेंट में हाई है, ये अच्छा नहीं है। लो ये अच्छी बात है, एक दो तीन चार, यहाँ पे कितने, चार लो है। ठीक है ना, ऐसा ही है। लो होना अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पे चार रिस्क लो है, यहाँ पे तीन रिस्क लो है। अभी तक कौन जीत रहा है? सेकंड नंबर वाला जीत रहा है। तीसरा वाला स्पेशलाइज कमर्शियल ईवी में पहला रिस्क भी हाई है, दूसरा थ्रेड भी हाई है, तीसरा थ्रेड लो है, चौथा है, पांचवा है। यहाँ सिर्फ एक
आपके काम का है। एक जगह एक थ्रेड ऐसा है जो लो है, बाकी सब आए, यानी कि सिर्फ एक आपके फेवर में है। और लास्ट वाले में कितने फेवर में है? इसमें तो एक भी फेवरेबल नहीं है, सारे थ्रेड आए हैं। अफोर्डेबल पर्सनल ईवीज पे जाते हैं तो हाय 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 हो जाएगा आपका, जीरो नील। तो मुझे बताएं, देखते हुए 3 मार्क का सवाल है, आसान सा सवाल है, क्वेश्चन मार्क 4 का जवाब, पहले सवाल का जवाब मुझे बता दें क्या आ रहा है। हाँ, पार्ट ए, जल्दी से बताएं। कौन सा सेगमेंट बेस्ट हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कौन सा वाला? बैटरी रिसाइकलिंग सेगमेंट इज, सेगमेंट जो है वो क्या कह रहे हैं? वाइबल, मोस्ट वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर खालिद। ठीक है ना? अच्छा, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, अजान हो रही है, 1 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट, मैं पूरी ड्राफ्टिंग कराऊंगा, अजान के बाद बात करते हैं, 1 मिनट। चले नहीं, क्यों है जी? मोस्ट रिलायबल, मोस्ट वाइबल बेस्ड ऑन पोर्टर 5 फोर्सेस, वाई? बिकॉज 5 आउट ऑफ, सॉरी 4 आउट ऑफ 5 थ्रेड्स आर लो। अब बारी बारी थोड़ा सा बता देते हैं। थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई। ठीक है, हाउएवर ये भी नया है, इसमें नए सेगमेंट में जा रहा है, अभी न्यू थ्रेड, न्यू न्यू वो है। हाउएवर बीइंग एन, ये कहते हैं ना अर्ली एंट्रेंट, अर्ली एंट्रेंट का मतलब समझते हैं, अभी जा रहा है क्योंकि ये अभी नई इंडस्ट्री है। आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना काम नहीं हो रहा, इतना काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट हैज मोर टाइम, मोर टाइम, ही हैज मोर टाइम, सॉरी इतनी कहना चाहिए, पीरियड, ब्रांड लॉयल्टी एंड मार्केट शेयर बिफोर अदर एंट्रेंट्स ज्वाइन द इंडस्ट्री। दूसरे लोग जब इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले आप अभी जल्दी चले आओ। ठीक है, लोग आएंगे, लोगों के आने में कोई रुकावट नहीं है, लोग आ सकते हैं, मगर बाय द टाइम लोग पहुंचेंगे आपका ऑलरेडी शेयर और लॉयल्टी बन चुकी होगी। तो इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, थ्रेट है। ये एक नेगेटिव था आई थिंक, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम, तो बाकी को फिर हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिर्फ इस एरिया पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ एक ही था जो हमारे पास हाई आ रहा था, मगर वो भी हमने कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है, इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूट लो है, इससे फायदा क्या होगा? इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? विच मीन्स लेस चांसेस फॉर कस्टमर। तो मोबाइल फोन जो था उसने कैमरे को रिप्लेस कर दिया, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है, लेस चांस, लेस, ये कह लें लेस ऑल्टरनेट्स अवेलेबल फॉर अवेलेबल कंज्यूमर्स फॉर अवर प्रोडक्ट, तो लेस चांसेस ऑफ स्विचिंग के चांसेस कम है ना यार। सब्सटीट्यूट ही नहीं तो कहाँ स्विच करेगा? ऑल्टरनेट ही नहीं है तो कहाँ स्विच करेगा? ठीक है, तीसरा क्या थ्रेट है?
इसका क्या थ्रेट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। लो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब है कि सप्लायर फिर अनड्यू एडवांटेज नहीं लेगा। सही है ना, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। वेंडर may not be able to exploit the business by charging higher price। एग्री करेंगे। और कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ठीक है ना, उसकी उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लोकल लैंग्वेज में बात की। ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज है। therefore profitability could be secured, वरना प्रॉफिटेबिलिटी सिक्योर नहीं होती। वेंडर ले जाता सारा प्रॉफिट, कभी कभी पैसे बढ़ा देगा, तो आपके सारे प्रॉफिट वेंडर को खुद करने में चले जाएंगे। फिर क्या आता जी, लो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। बायर्स मीन कस्टमर्स। लो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स में फायदा ये, कस्टमर स्विच नहीं कर सकता। कस्टमर कांट थ्रेटन बाय मूविंग, बाय स्विचिंग अवे फ्रॉम ऑफर प्रोडक्ट्स इजीली। स्विचिंग समझते हैं कि वो कहीं और चला जाए, दूसरे कस्टमर के पास चले जाए, कॉम्पिटिटर के पास चला जाए, दूसरे किसी बंदे के पास चला जाए। कांट थ्रेटन बाय स्विचिंग अदर ऑप्शंस इजीली। देयरफॉर जब वो कस्टमर नहीं जा सकता, कस्टमर की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो खालिद में चार्ज हायर प्राइसेस। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हायर प्राइस चार्ज कर सकते, प्रॉफिटेबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कॉम्पिटिटिव राइवलरी भी लो है, यानी कि आपस में प्राइस वॉर वगैरह नहीं है। लो कॉम्पिटिटिव राइवलरी, ये पोर्टर 5 से रिवाइज भी हो रहा है इसी बहाने इनडायरेक्टली विद इन द इंडस्ट्री। मीन्स लेस कंपटीशन, लेस कंपटीशन, कंपटीशन एंड लेस प्राइस वॉर और अदर टैक्टिक्स दैट में प्रोड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब कॉम्पिटिटिव राइवलरी ज़्यादा होती है, एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है, प्राइस भी गिरानी पड़ती है, वो सारे टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है आप। बात समझ आती है। इज दिस फाइन, इसको नोट कर ले, 3 मार्क का सवाल था, मगर देखिए एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे नहीं चल सकते ना, एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे नहीं चल सकते। नोट करें, नोट करें, शाबाश। जल्दी से नोट करें। बी पार्ट बड़ा जनरलाइज है। बी पार्ट बड़ा जनरलाइज है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि लिस्ट करो, लिस्ट का मतलब होता है बस ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथ एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ दीस फैक्टर कुड हैव इम्पैक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पर्टिकुलर फोर्स इन रिकमेंडेड सेगमेंट इन ए। फिर कनेक्ट भी करना है थोड़ा सा सेगमेंट के साथ भी ना, और सेगमेंट के साथ इसको कनेक्ट भी करना है। 11 मार्क्स का सवाल है, देखें, इजी नहीं लीजिएगा।
3 फैक्टर लिखने हैं, 5 फोर्सेज हैं, 3 5 15, 15 पॉइंट लिखने हैं आपको। और खाली 15 पॉइंट लिखने नहीं है, वो कनेक्ट भी करना है। तो फिर अंदाजा लगा लिया कि कितने मार्क्स का सवाल होगा ये। ठीक है, उसको नोट करें जल्दी से, शाबाश। क्विकली क्विकली नोट करें, फिर बी पार्ट पे बात करें। बी पार्ट आप खुद ही ट्राई कर सकते हो यार, मगर करो, चलो पहले ये कंप्लीट करो। जी, बी पार्ट पे बात कर लेते हैं। फॉर ईच फोर्स लिस्ट 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेंथ, ऑल्सो explain how each of these factor might have impacted the strength of that particular force in your recommended segment in A। तो जल्दी से बताते जाएं, शाबाश। जो लोग लाइव में हैं उनसे भी गुजारिश है, और जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो दिमाग में सोचें ज़रा अपने पास। हर फोर्स का बताने के कौन से 3 फैक्टर हैं जिसको मजीद स्ट्रेंथन करेंगे या उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक कोई मसला नहीं है। जी, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस पे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जी, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? सब जवाब दें। हम्म, बताएं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मींस एवरीवन कांट अफोर्ड टू एंटर इनटू द मार्केट। ठीक है, एग्री करेंगे? सही है। क्यों हाई कॉस्ट है? दी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये ना सिनेरियो से कनेक्ट भी करना है। ड्राफ्टिंग भी देखे, मैं साथ साथ करा रहा हूँ। ड्राफ्टिंग भी साथ साथ करा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी तो एक फैक्टर होता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लिमिटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, कैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल? ड्यू टू हाई वॉल्यूम, खालिद कैन अचीव लोअर यूनिट कॉस्ट, us experiencing economies of scale which may make difficult for new entrant compete in the market। सही है, इसलिए मार्केट में compete करना फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, आसानी से compete नहीं कर सके। सही है ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है। प्राइस वॉर में हम जा सकते हैं, हम प्राइस वॉर अफोर्ड कर सकते हैं। 10 रुपए की चीज हम 6 रुपए की बेच सकते हैं। वो कैसे बेचेगा? उसकी तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। एक वक्त आएगा वो प्राइस वॉर हार जाएगा हमसे। कब तक वो सस्ता बेचेगा? कब तक घर से पैसे लेके आएगा? हमें तो एडवांटेज होगा कि हम ऑलरेडी ज़्यादा वॉल्यूम बना चुके होंगे, तो हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो चुकी होगी। तो इसके अलावा ये ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी टूवर्ड्स अवर प्रोडक्ट में मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। न्यू एंट्रेंट के लिए कस्टमर अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा।
ठीक है ना। देखिए हर फोर्स को एक्सप्लेन भी करना है और कनेक्ट भी करना है। ठीक है, तीन तीन बताने हैं तो हमने थ्योरम ऑफ न्यू एंट्रेंस कर दिया। अब अगला देखें। अगला क्या है, कौन सी थ्रेड है, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, जितनी अच्छी ब्रांड लॉयल्टी होगी उतना थ्रेड हाई होगा, उतना सॉरी इतना थ्रेड लो होगा आपको। सही ना, उतना थ्रेड आपको लो होगा, उतनी आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आ, उतना कंपटीशन भी लो होगा। जितनी इकोनॉमी ऑफ स्केल है उतना आप प्राइस वॉर कर सकते हो, जितना हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उतना आपको एज है, दूसरों को एज नहीं है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है जी, बताएं जरा। जी, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। Recording in progress. Recording in progress. जी, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसकी थ्रेड कैसे, किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, बताएं। नंबर वन, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कभी ये क्या कह रहा है, बैटरी रिसाइकलिंग की बात कर रहा है। ओनली फ्यू अल्टरनेट्स आर अवेलेबल फॉर बैटरी रिसाइकलिंग, देयरफॉर इट पोजेस लो थ्रेड। ऐसा ही है, अभी ज्यादा नहीं है ना यार, बैटरी का काम करने वाले, बैटरी रिसाइकलिंग का काम करने वाले प्रैक्टिकली बहुत कम है। और क्या फैक्टर होते हैं, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, ये सारा वो है जो हैंडआउट में था ऑलरेडी। लोग बैटरी रिसाइकलिंग पे क्यों जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ईवीज पे क्यों जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना, इस वजह से। सो वन ऑफ द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक बैटरी recycling was due to its environmental friendly nature and high। कौन सी कॉस्ट थी जब आप उसमें जाते थे, तो रेगुलेटरी फाइन्स एंड environmental डैमेज इन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज में प्रॉब्लम ये था, one of the reasons for electric battery recycling was due to environmental friendly nature and high regulatory fine and environmental damage in traditional energy sources. So switching again from electric battery may not be feasible for customers as they will again exposed to heavy fines and environmental damage। वापस उनका जाना हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर वापस जाएंगे तो एनवायरमेंटल डैमेज भी होगा, फाइन भी लगेगा।
वही तो छोड़ के आए थे वहां, तो ये ना एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं आपको साथ साथ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के प्राइसेस ऑफ ऑल्टरनेट्स। तो ये क्या लगता है आपको? रिसाइकलिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, देयरफॉर थ्रेट इज लेस सिग्निफिकेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज लेस सिग्निफिकेंट। सब्स्टिट्यूट पे जाने का लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पे ही पैसे बच रहे हैं, यहीं पे ही पैसे बच रहे हैं। वाटर 5 वोट्स का हैंडआउट दिखाऊं क्या? मैंने कहा जरूरत नहीं है, मगर बोलते तो दिखा भी दूंगा। ये सारी बातें वहीं से समझो एक तरह से हमें उठानी है और यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ये कैसे डिटरमिन होता है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है? कैसे पता चलेगा कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज्यादा या कम है? ज्यादा या कम है, सोचिए जरा। कैसे पता चलेगा? तीसरे नंबर की थ्रेड है। हाँ, कैसे पता चलेगा? हाँ, नंबर ऑफ सप्लायर अगर ज्यादा है, क्या लगता है आपको? लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स विल डिक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, however few suppliers in the market। ये एक फैक्टर है, हाँ, इंक्रीज योर बार्गेनिंग पावर, इंक्रीज योर बार्गेनिंग पावर एनहेंस रिस्क। ठीक है ना? और साइज, if suppliers size is large and is already serving many many क्या कहते हैं, बिजनेसेस इंक्लूडिंग अवर कंपटीटर्स। अब बताएं क्या होगा? वो हमें भी सेल करता है, कंपटीटर को भी सेल करता है, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? तो बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? however however small vendor has low bargaining। ठीक है जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज भी बार्गेनिंग पावर के लिए हम लिख सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ सर्विस offered by vendor also influences bargaining। ये ना यूनिक होगा। ठीक है जी, also influence बार्गेनिंग पावर। अच्छा, यूनिकनेस पे बात हो गई कि ज्यादा यूनिक है सर्विस तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा यूनिक सर्विस नहीं है तो बार्गेनिंग पावर उसकी ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं अगले थ्रेड पे। अगला थ्रेड कौन सा है जी? थोड़ा सा ही रह गया सवाल। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
क्या लगता है कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होती है? कब ज्यादा होती है? स्विचिंग कॉस्ट। इफ कस्टमर कैन इजीली स्विच टू competitor competitor and has no और इनसिग्निफिकेंट स्विचिंग कॉस्ट। इनसिग्निफिकेंट मीन ज्यादा नहीं है स्विचिंग कॉस्ट। देन बार्गेनिंग पावर इज हाई। उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होती है और रिस्क हमारा ज्यादा होता है। ठीक है ना। एक ये स्विचिंग कॉस्ट। दूसरा साइज ऑफ द ऑर्डर। रिसाइकलिंग प्लांट का ऑर्डर का साइज। कस्टमर प्लेस्ड लार्ज ऑर्डर फॉर रिसाइकलिंग देन बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर भी हाई होगी, थ्रेड भी हाई होगी। पावर विल बी हाई लीडिंग टू इंक्रीज थ्रेड। है ना। एक और कोई पॉइंट बताए थे कोई। नंबर ऑफ कस्टमर्स। नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो इंक्रीज देयर मार्जिन। उनको पता है कम ही लोग हैं खरीदने वाले, तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हम टाइम शॉर्ट पड़ रहा है हमें सवाल को कंप्लीट करने के लिए। हम थोड़ा क्विकली चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, लास्ट पॉइंट। कॉम्पिटिटिव राइवलरी किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, किन फैक्टर से पता चलता है ज्यादा या कम। विद इन इंडिया। खाली कॉम्पिटिटिव राइवलरी भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे will increase competitive rivalry and risk, और रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा और साइज ऑफ द कंपेटिटर, अगर वो बड़ा कंपेटिटर आ गया मार्केट में, हमसे बड़ा कंपेटिटर आ गया तो ऐसी तैसी कर देगा हमारी। ऑल्सो इन्फ्लुएंस लार्ज साइज ऑफ कंपेटिटर ऑल्सो इंक्रीज बार्गेनिंग पावर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के हम कह सकते हैं क्वालिटी डिफरेंसेस भी बात कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। कंपेटिटर if services in the industry varies as per quality, फिर क्या होगा, then more competition। हर कोई अपनी इंप्रूव करने पे जाए। ठीक है जी। चल चलिए यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस सवाल को हमने थोड़ा टाइम के इशू की वजह से क्विकली कैसे हमें समेटना चाहिए इसको भी हमने देखा। तो देखिए ड्राफ्टिंग के साथ साथ करा रहा हूँ। मैं चाहता तो ओरली डिस्कस कर लेता, ओरली तो डिस्कस नहीं किया, लिख के कराया। यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार पूरा पूरा लिखें।
लिखने की आदत नहीं होगी ना तो थ्योरी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बात अपने जहन में बिठानी होगी। चले, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले सवाल के लिए जो है वो अगले सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।